नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कोरोना जैसी भयानक बीमारी जैसे जैसे पैर पसारती है, लोग वैसे वैसे ज्यादा सजग होते जाते हैं। अब जब कोरोना की दूसरी लहर कोहराम मचा रही है, तो लोग अब आरटी-पीसीआर टेस्ट से ज्यादा सीटी स्कैन कराने लगे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? साथ ही कोरोना की पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रियंका। तो प्रियंका जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, पहला सवाल हमारा यह है कि आखिर कोरोना संक्रमण की चैन को कैसे तोड़ा जा सकता है? सबसे पहली जो चीज़ है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि सबको वैक्सीनेट किया जाए, लेकिन जो कि अभी अभाव है वैक्सीन्स का, सब जगह सबको उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं वैक्सीन्स। इस समय ज़रूरत है हर तरह के प्रोटोकॉल्स, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने की। दूरी बना करके रखें, मास्क को ठीक तरीके से पहने। साथ ही साथ में ये ज़रूरत है कि हम अपने घर से अनावश्यक ना निकलें। खुद को हम जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रिजर्व कर सकेंगे, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से खुद को बचा सकेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी चीज़, अगर इस पे लोग, क्योंकि बहुत लापरवाह तरीके से लोगों का रवैया है, लोग अभी भी ठीक तरीके से नहीं ध्यान दे रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, शादियां अटेंड कर रहे हैं, क्राउडेड एरियाज में जा रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को स्टेप उठाते हुए कंप्लीट लॉकडाउन कर देना चाहिए, क्योंकि अगर महामारी और बुरी तरह से फैल गई तो इसके परिणाम बहुत विनाशक होंगे। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, क्या आपको लगता है जो पब्लिक गैदरिंग के जो प्रोग्राम्स होते हैं, एज अ डॉक्टर क्या हमें उनको रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये जो गैदरिंग हो रही है इसमें लोग अपने जब प्रोग्राम्स कर रहे हैं, शादी, कोई भी फंक्शन, या फिर अभी जो चुनाव हुए हैं इसमें लोग आपस में जो उत्साह मना रहे हैं, जीतने की जो खुशी मना रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो दूरी वाली जो चीज़ है वो प्रोटोकॉल्स लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर वो पॉजिटिव हैं तो आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो प्रियंका जी, इस बार ये दुगनी ताकत के साथ इंसान पर वार कर रहा है और साथ ही आपके लोगों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, कोरोना जो वायरस है, जिस तरीके से हम इंसान अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, अपने खान पीन में चेंजेस ले आ रहे हैं, वैसे ही ये कोरोना भी बहुत ही उतनी ही ताकत से लोगों पे अटैक कर रहा है। ये भी इवॉल्व हो रहा है। अपना ये जो कोरोना स्ट्रेन है ये भी कोशिश कर रहा है कि उतनी ही ताकत से लोगों पे अटैक करे और ये भी एग्जिस्ट कर सके इसी माहौल में हम सबके साथ। जी। तो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा सजग हो जाने की, क्योंकि जब इस तरह का इन्फेक्शन जब ये बढ़ रहा है, लोगों में सिम्टम्स आना शुरू हो रहे हैं, तो एक वीक तक तो लोग बहुत सजग रहते हैं, बार बार अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। बट ये जो कोरोना वायरस है ये सेकेंड वीक में बहुत घातक लोगों के लिए साबित हो रहा है। तो ज़रूरत है कि हम 14-15 दिन सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, खुद को आइसोलेट करें। इन केस RT-PCR पॉजिटिव आए तो भी, नहीं भी, हमें अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो खुद को होम आइसोलेट करना है, लोगों से दूरी बना के रखनी है, ताकि हम वो स्टेज में पहुंचे ही ना कि जहां पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़े। बिल्कुल। वहीं प्रियंका जी, ये भी देखा जा रहा है कि इस बार लोगों को हार्ट अटैक बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना? आखिर इसके पीछे की क्या वजह है कि लोग कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं और उनको अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है? देखिए, एक तो फियर फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ज़रा सा भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं, फीवर, बॉडी एक, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट, अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें आ रही हैं तो लोग डर जा रहे हैं, डरे हुए बहुत हैं लोग, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस समय में जो ये कोरोना का जो वेरिएंट है ये और तेज़ी से अटैक कर रहा है, लंग्स पे अटैक कर रहा है, बाकी जो बॉडी के वाइटल्स ऑर्गन है ये उन पे भी अपना इफेक्ट डाल रहा है। तो अगर लंग्स की जो सिचुएशन है उसमें इन्फ्लामेशन ज़्यादा होगा और वो कोलैप्स कर जाएगा तो ऑब्वियसली ये और ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व करेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक भी लोगों को आ जा रहा है। बिल्कुल। देखिए प्रियंका जी, जिस तरह से फर्स्ट कोरोना का स्ट्रेन आया, वो उसमें जो हमारे सिम्टम्स थे वो कॉमन थे, कोल्ड था, फीवर था, लेकिन जो सेकंड स्ट्रेन आया कोरोना का, उसमें ये देखा गया कि जो सिम्टम्स है वो कहीं ना कहीं कम होते गए। तो क्या लगता है कि जो तीसरी लहर आएगी कोरोना की, क्या इससे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? ऑब्वियसली खतरनाक साबित हो जाएगी अगर अभी भी हम अपना केयरलेस एटीट्यूड रखें तो।
बिकॉज जो सिम्टम्स अगर बॉडी में आना शुरू हो गए तो आपको ज़रूरत है आइसोलेशन की, ज़रूरत है सजग हो जाने की, मेडिसिन्स ले लेने की, सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन्स हैं एलोपैथिक, होम्योपैथिक, होम आइसोलेट करना या फिर कोई भी नेचुरल थेरेपी से, आयुर्वेदिक से, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर जिस तरीके से अभी तक देखा जा रहा है कि हम रोज़ अपने किसी न किसी को अपने खोने की खबरें सुन रहे हैं, हर रोज़ हम अपने आसपास देख रहे हैं कि कोई ना कोई इस तरीके का चला जा रहा है जो बहुत यंग स्टेज में है, और आजकल ये जो वेरिएंट है ये यंग स्टेज पे लोगों पे बहुत अटैक कर रहा है। तो ज़रूरत है अभी भी सतर्क हो जाने की, नहीं तो ये आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए कंप्लीट लॉकडाउन भी करवा देना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। बिल्कुल। साथ ही प्रियंका जी, गांव में ये वायरस तेजी से अब पैर पसार रहा है। आज खबर आ रही है अब कि लोगों की बुखार के बाद अचानक से मौत हो जा रही है, तो आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, एक तो बहुत बहुत बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आता है, ये जो लेबर्स ग्रेड है, ये लोग जब जगह जगह पे लॉकडाउन लगना शुरू हुआ तो ये लोग अपने अपने घर को माइग्रेट करना शुरू कर दिए। जब ये लोग अपने घर पे आने लगे, अगर वो पॉजिटिव है, क्योंकि मुंबई में ही आप देखिए बहुत ज़्यादा ये फैला हुआ था, तो जो वहाँ के माइग्रेंट हैं अपने घर गांव जब वो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे सुविधाओं का भी बहुत अभाव होता है, एक दो कमरे में पूरी फैमिली रहती है, उनके पास अलग वॉशरूम्स भी नहीं है यूज़ करने के लिए, तो इस सुविधा के अभाव में साथ ही साथ लोगों को खाने के लिए भी ठीक तरीके से नहीं मिलता है, तो वो बहुत सारे सैनिटाइजर या फिर मास्क, इन सब चीज़ों का भी उपयोग नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, अभी हम लोगों ने ये देखा कि हरिद्वार में 90 लाख लोगों ने स्नान किया, फिर वो भी तो अपने घर लौटे। तो अगर वो पॉजिटिव हैं तो अपने आसपास के माहौल में जितने भी लोग होंगे उनको भी पॉजिटिव करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग टेस्टिंग भी नहीं करवा पा रहे हैं, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट्स लेट आ रही हैं, सब लोग करवा भी नहीं पा रहे हैं। अभी ये चुनाव हुए, ग्रामीण पंचायत चुनाव, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे सेलिब्रेशंस किए सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि लोग ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है गाँव वाले लोगों पर भी अब इस बार। तो प्रियंका जी, जैसे कि 1.0 कोरोना का स्ट्रेन था, उसमें ये था कि कम जो बच्चे थे उनको कोरोना के सिम्टम्स बिल्कुल नहीं थे, आखिर उनको हो भी नहीं रहा था वैसे, लेकिन जो न्यू स्ट्रेन आया है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। तो आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है कि पहले तो 45 साल के ज़्यादा उम्र वालों को हुआ, लेकिन जो अब न्यू स्ट्रेन आया है कोरोना का, ये कहीं ना कहीं बच्चों और जो 18+ है कहीं ना कहीं उनको भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है? देखिए, उसका वही रीज़न है ना कि हम जिस तरीके से अपने शरीर को ताकतवर बना रहे हैं, उसी तरीके से ये वायरस भी उसी ताकत से आ रहा है और लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। और जो लोग जैसे बच्चे हैं, अगर उनकी इम्यूनिटी वीक है, तो जो वीक इम्यूनिटी वाले हैं, चाहे कोई क्रॉनिक डिजीज़ वाले हैं, चाहे कोई स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा है, अगर इस तरह के ट्रबल्स हैं तो वो लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। रही बात बच्चों की, तो बच्चे क्योंकि बहुत प्रोन होते हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शंस के लिए, तो उन्हें बचा के रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये कोरोना बहुत ही तेज़ी से और बहुत ताकत से सब पे अटैक कर रहा है। बिल्कुल। प्रियंका जी, वैसे लोगों के अंदर मास्क को लेकर भी कई तरीके के सवाल है कि जो लोग मास्क पहन के निकलते हैं, लेकिन क्या वो जो अपने घर पर जाते हैं, 4 लोगों के बीच में बैठते हैं, एक साथ डिनर करते हैं, तो क्या उस समय घरों पर भी मास्क लगाने की जरूरत पड़ती है लोगों को? देखिए, इस टाइम का जो चेंज आया है कोरोना में, ऑब्वियसली अब तो ये भी हो गया है कि घर में भी मास्क लगा के रखना चाहिए। लेकिन आपने बात की डिनर की कि हम अगर साथ में डिनर कर रहे हैं तो डिनर के वक्त आप मास्क नहीं लगा सकते। इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम दूरी बनाते हुए अपने घर में भी वो माहौल बनाएं, क्योंकि चीज़ें अब हमें अपने एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंज ले आने की ज़रूरत है। खुद को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए हमें ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे प्रियंका जी, जिस तरह से लोग कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं होम आइसोलेट हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ कि वो अकेलेपन का भी शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो लोग अब बड़े पैमाने पर डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। लोग अकेले पड़ रहे हैं, वो बातचीत का कोई साधन नहीं मिल रहा है घर वालों से, तो वो कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार उनके अंदर आ रहे हैं जो कि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता है। तो आखिर कैसे जो लोग घर पर होम आइसोलेट हैं वो किस तरीके से इससे दूर हो सकें? अपनी पसंद की चीज़ें देखें, जैसे फ़ोन आप आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अपने पसंद का म्यूज़िक सुने, अपने पसंद का सीरियल देखें। बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी न्यूज़ से थोड़ा सा दूर रहें जो बार बार ऐसी खबरें देती हैं जिससे उनका फियर लेवल बढ़ता है, पैनिक लेवल बढ़ता है।
साथ ही साथ घर में रहें, दूरी बना करके रखें, लेकिन दिलों की दूरी ना रखें। खुश रहें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिस समय हम सबको साथ मिलकर के इस कोरोना से लड़ना है। तो जितना खुश रहेंगे उतना जो एड्रेलिन एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो रिड्यूस होगा, और वो जितना रिड्यूस होगा उतना हमारी लाइफ अच्छी होगी, हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। बिल्कुल। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए लोगों को क्या सेवन करने चाहिए? जिस तरह से लोग कई तरह से लिए कंफ्यूज भी हैं कि आखिर वो अपने इम्यून सिस्टम उनका काफ़ी वीक होता जा रहा है, तो आखिर किस तरीके से वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, जब मॉर्निंग में उठें बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये ल्यूकवार्म वाटर का सेवन करते रहें। साथ ही साथ में फ्लूइड इनटेक खूब सारा बढ़ा दें। आजकल जो सीजनल फल हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। साथ ही साथ में जो काढ़ा और इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें हैं जो बताई जा रही है हमारे घर में बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं, इन सारी चीज़ों का सेवन करें। साथ ही साथ में मॉर्निंग में उठें तो वॉक ज़रूर करें, आधे घंटे का 40 मिनट का वॉक करें, वार्म अप करें, योगा करें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेंगी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की। और सबसे ज़रूरी चीज़, खुश रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। बिल्कुल। प्रियंका जी, एक सवाल और कि जैसे कि लोग सोच रहे हैं उनको नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि पहले खांसी या बुखार नहीं आता था लोगों को, तो जिस तरीके से अब अगर उनको हल्का सा भी खांसी या बुखार के सिम्टम्स उनको आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं डरते हैं कि उनको कोरोना तो नहीं है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि नॉर्मल सिम्टम, नॉर्मल वायरल फीवर या फिर ऐसा कुछ भी होता है तो वो एक नॉर्मल है। तो आखिर कैसे हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं ये कोरोना नहीं है, ये नॉर्मल वायरल है? तो कहीं ना कहीं लोग भी इससे काफ़ी परेशान हैं कि नॉर्मल रहता है लेकिन कहीं ना कहीं उनको कोरोना का खतरा लगता है इससे। देखिए, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि फीवर और सर्दी जुकाम हो जाए तो लोग इतना हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाते थे या फिर इतना डर जाते थे। बट आजकल सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो इसका एक ही तरीका है कि जैसे ही आपके बॉडी में किसी भी तरह के सिम्टम्स आए इनिशियल स्टेज में, दैट इज़ फीवर, बॉडी एक, बहुत वीकनेस लगे, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट, बॉडी एक, आंखों में जलन, सर में भारीपन, अगर इस तरह की ब्रेथलेसनेस, अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी में लगते हैं तो सबसे पहले अपनी जांच कराएं, आरटी-पीसीआर कराएं। सिटी स्कैन इनिशियल स्टेज में इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर ये सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको अपने आप को सबसे पहले होम आइसोलेट कर लेना है जब तक आपकी रिपोर्ट ना आ जाए। नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए तो भी अपने आप को बचा के रखना है। जो मेडिसिन्स हैं इनिशियली उनको सिम्टम्स के हिसाब से स्टार्ट कर देना है। होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो एक्यूट स्टेज में लेने से चीज़ें आगे बढ़ती नहीं, प्रॉब्लम्स जो सिम्टम्स होते हैं वो आगे बढ़ते नहीं। जैसे मैं कुछ मेडिसिन्स का नाम डिस्कस करना चाहूँगी। एकोनाइट 30, बेलाडोना 30, ब्रायोनिया 30 पावर में, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं अगर हम इनको अपने पास रखें और इनिशियल स्टेज में जैसे ही लगे आपको या फिर आपके बच्चों को, आपके घर परिवार में किसी को भी कि सर्दी जुकाम बुखार बॉडी किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, एकोनाइट 30 की 2 बूंद हर आधे आधे घंटे पे स्टार्ट कर दीजिए। कहीं ना कहीं वो जो सिम्टम्स आगे बढ़ने को थे वो वहीं रुक जाएंगे और बहुत हेल्प आउट करती है होम्योपैथी किसी भी इनिशियल सिम्टम्स को रोकने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। तो ज़रूरत है हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की, टेली कंसल्टेशंस लेने की, अवेयर होने की और सजग रहने की। जी डॉक्टर, जिस तरह से लगातार रेमडेसिविर का आजकल बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लोग ले रहे हैं, तो क्या जो पॉजिटिव लोग हैं वो क्या बिना डॉक्टर की सलाह के इस इंजेक्शन को ले सकते हैं? नहीं, ये इंजेक्शन बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर ये डिसाइड करेंगे कि किस स्टेज में आपको इस इंजेक्शन की ज़रूरत है। जी, तो क्या एक सवाल और कि क्या लगता है आपको कि लॉकडाउन ही या फिर एक माध्यम है या फिर कोई और रास्ते हैं जिससे ये जो चैन है हम उसको तोड़ सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें मौतों की संख्या की तो उनमें भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। तो क्या लगता है लॉकडाउन के अलावा ऐसे कौन से माध्यम है जिनसे ये जो कोरोना की चैन है वो तोड़ी जा सकती है? फिलहाल क्योंकि सबको वैक्सीन्स नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं तो लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है कि लोगों को रोका जा सके, बिकॉज लोग नहीं मान रहे हैं। बिना मास्क के अभी भी लोग बाहर दिखते हैं।
प्रोटोकॉल्स को फॉलो अप नहीं करते हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, शादी ब्याह कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। और अब तो चुनाव प्रचार एटलीस्ट ख़त्म हो चुके हैं, चुनाव ख़त्म हो चुके, रिजल्ट्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग जश्न मना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर लॉकडाउन कर दिया जाएगा, अभी तो ये बहुत ही बेहतर सिचुएशन है, बिकॉज अगर बहुत बाद में ये डिसीजन लिया गया तो शायद ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी होगी कि लॉकडाउन का भी फायदा नहीं मिलेगा। बिल्कुल। डॉक्टर, एक सवाल और कि जिस तरह से लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, खैर उनमें जो मरीज हैं पॉजिटिव, उनमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की भारी कमी होती जा रही, तो आखिर ये जो इनका इंक्रीज नहीं हो पा रहा है ऑक्सीजन लेवल, आखिर इनकी क्या वजह है कि लगातार जो ऑक्सीजन लेवल है पेशेंट का वो गिरता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है लंग्स का इन्फ्लेमेशन। तो जब भी जैसे कि अगर सिम्टम्स, जैसा मैंने बताया कि सिम्टम्स आए, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, आप होम्योपैथिक, एलोपैथिक, घरेलू उपचार सारी चीज़ें स्टार्ट कर दें, हर तरह की चीज़ें करें जिससे आप अपने आप को सेफ रख सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। बट ये डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन है वो लंग्स की वो माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। तो अपने आप को होम आइसोलेट करें, चेक आउट करें थोड़े सिम्टम्स को कि आपकी प्रॉब्लम्स कहीं इंक्रीज तो नहीं हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं हम वो स्टेज में आने से खुद को पहले ही रोक पाएंगे। दूसरी चीज़, प्रोन पोजीशन में लेटने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। 2-3 पिलो लगा करके ये पोजीशंस में रहें, रेस्ट लें, मानसिक किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें। अगर इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और वर्कआउट करते हैं तो नॉर्मली भी हम कहीं ना कहीं अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, लंग्स को अपने स्ट्रांग कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें अपने लंग्स को किसी भी तरीके के इन्फ्लामेशन से, इन्फेक्शन से बचाना है, क्योंकि वही मेजर कॉज है जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि जो न्यू स्ट्रेन है कोरोना का कहीं ना कहीं हमारे लंग्स पर ज़्यादा इफेक्टिव कर रहा है, वो ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो आखिर कैसे लोग अपने जो लंग्स हैं उनको मजबूत कर सकते हैं? इसके लिए वही तरीका है कि योगा करें, वर्कआउट करें और मॉर्निंग में उठ करके ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये कहीं ना कहीं और पॉल्यूशन से बचें, क्योंकि AQI लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा लेवल हाई हो जा रहा है। क्योंकि आज वर्ल्ड अस्थमा डे भी है, तो बहुत सारे लोगों की डेथ इस वजह से भी हो जाती है। तो हमें अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी तरीके के इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन से बचाना है लंग्स को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ है कि तो लगातार इसके लिए हमें प्लांटेशन करना चाहिए। बिल्कुल। ऑक्सीजन लेवल उससे बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं मददगार साबित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रिड्यूस करेगा। जी बिल्कुल। प्रियंका जी, जिस तरह से लोग RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं, लोग बहुत अच्छा इसको मानते हैं कि जो वायरस डिटेक्ट करने की जो इसमें चीज़ है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब जो स्थिति ये आ गई है कि RT-PCR टेस्ट कराने के बाद भी जो वायरस डिटेक्ट करने की चीज़ है, अब RT-PCR टेस्ट भी नहीं करवा पा रहा, जिसके चलते डॉक्टर CT स्कैन कराने को बोलते हैं। तो क्या लगता है आखिर क्यों अब ऐसा हो रहा है कि RT-PCR टेस्ट भी वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है? 30 to 35% केसेस में ऐसा भी होता है कि RT-PCR नहीं डिटेक्ट कर पा रहा है, रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है और सिम्टम्स बॉडी में सारे आ रहे हैं। मैंने इससे पहले भी ये चीज़ बताई है कि अगर इस तरीके के सिम्टम्स आए तो आप खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें। CT स्कैन इनिशियल स्टेज में करवाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एडवाइस नहीं करूँगी, सेकेंड वीक में करवाएं। अगर लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स इंक्रीज करते जा रही हैं, रिड्यूस नहीं हो रही हैं, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो मेडिसिन लीजिए, खुद को सेल्फ आइसोलेट करिए, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक हेल्पफुल होगा किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से बचने के लिए। बिल्कुल। अब लोग कहीं ना कहीं ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर डॉक्टर और साइंटिस्ट के माध्यम से खास तौर पर कि आखिर ये चेन कहाँ तक पहुंचेगी, आखिर ये जो आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है कोरोना का वो कहाँ पर जाकर रुकेगा। तो डॉक्टर, आपका इस पे क्या कुछ कहना है? अब देखिए, सिचुएशन तो डे बाय डे वर्स ही होते जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें खराब होते जा रही हैं। तो इसका यही तरीका है कि जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें और अनावश्यक बाहर ना जाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, दूरी बना के रखें। इन सारी चीज़ों को हम फॉलो अप करते रहते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल। वैसे डॉक्टर, जो लोग वैक्सीन को लेकर अगर एक सवाल है कि जैसे वैक्सीन लोग लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा तेज़ हो रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वैक्सीन का मेन मोटिव है वो हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ को बढ़ाना है, लेकिन जो मरीज़ हैं एंटीबॉडीज़ उनकी बढ़ती भी है, खैर वो अपना चेकअप भी करवाते हैं, टेस्ट भी करवाते हैं एंटीबॉडीज़ का, तो वो इंक्रीज भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोविड हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे की क्या वजह है?
अब अगर किसी को कोविड उसके बावजूद भी हो जा रहा है तो उसके रीजंस यही हैं कि बार बार कहा जा रहा है कि दूरी बना करके रखें, क्योंकि आपकी एंटीबॉडीज़ तो डेवलप हो जाती हैं, स्टिल अगर ये कोरोना वायरस इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो ये फिर से उसको अपने चपेट में ले लेता है। तो इसलिए दूरी बनाना, मास्क पहनना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे फोकस करनी है, ताकि ये वैक्सीन जो लग रही हैं वो तो एंटीबॉडी क्रिएट कर रही हैं, फिर भी हमें बचाव की ज़रूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रियंका, एक सवाल और कि जिस तरह से लोग मास्क को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर जो क्या वो मास्क लगा रहे हैं क्या वो सही है। मींस बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या मास्क जो है वो आखिर कितने लेयर का होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल गैदरिंग में अगर हम जाते हैं या फिर अगर हम अपने घर में, जैसा कि आपने बताया कि घर में भी अब जरूरी हो चुका है मास्क लगाना, क्योंकि जिस तरह से पहला स्ट्रेन था कोरोना का वो हमारे एक अगर पेशेंट रहता था तो वो दूसरे लोगों को इतनी जल्दी नहीं कवर करता था, लेकिन जो अब न्यू स्ट्रेन आया है वो एक के साथ पूरे घर को अपनी चपेट में ले रहा है। तो अब घर पर भी नॉर्मल हो गया है मास्क लगाना, लेकिन क्या जो मास्क हम बाहर जा रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं वहां पर और जो घर पर है, आखिर इनमें कौन सा डिफरेंस है, या फिर हमें कितनी लेयर का मास्क लगाना लोगों को चाहिए? देखिए, N95 मास्क वैसे तो सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और क्लिनिक में बैठती हूँ और ऐसी ससेप्टेबल एरिया में हूँ जहाँ पे इन्फेक्शियस लोग आते हैं। तो एक सर्जिकल मास्क, उसके ऊपर आप क्लॉथ का मास्क यूज़ कर सकते हैं, या फिर N95 मास्क के साथ सर्जिकल मास्क का यूज़ करें, उसको प्रॉपर तरीके से कवर अप करें, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। 2 लेयर का मास्क लगाने से हम ज़्यादा 80% तक किसी भी इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। जी, बात अगर रेमडेसिविर इंजेक्शन की करते हैं डॉक्टर, तो क्या लगता है आपको ये कहाँ पर इतना इफेक्टिव है? क्योंकि पहले तो रेमडेसिविर का कहीं पे कोई नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही कोविड बढ़ा है तो रेमडेसिविर की जो मांग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके चलते लगातार मामले सामने आ रहे हैं कालाबाजारी के, तो कहीं ना कहीं इतना इफेक्टिव है तो क्या आखिर इसकी क्या वजह है कि लोग रेमडेसिविर का ले रहे हैं और साथ में डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लें? ये वैक्सीनेशन, ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल साबित हो रही है कोरोना पेशेंट में इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। तो ये इंजेक्शन की क्योंकि मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई है। लोग सांसों के साथ भी अब मजाक कर रहे हैं, हर तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं। ऑक्सीजन से लेकर के इंजेक्शन, मेडिसिन, हर चीज़ की कालाबाजारी हो रही है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये प्रिस्क्रिप्शन अगर डॉक्टर का है कि पेशेंट को ज़रूरत है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, तो ये इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है और लोगों को लेना हो रहा है। बिल्कुल। वैसे डाइट को लेकर डॉक्टर आप क्या कहेंगी कि लोगों को किस तरीके की डाइट अपनानी चाहिए इस समय, क्योंकि इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं लोगों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, तो क्या आप कौन सी डाइट सजेस्ट करना चाहेंगी? डाइट के लिए मैंने इससे पहले भी बताया, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक बढ़ा दें अपने रूटीन में, साथ ही साथ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड, ये सारी चीज़ें बढ़ाएं। न्यूट्रिशियस डाइट लें, जो भी खाना खाएं उसका ये ध्यान रखें कि उसमें वो फूड में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी से मतलब नहीं है। साथ ही साथ जो भी काढ़ा है, हल्दी वाला दूध है गुड़ के साथ, ये सारी चीज़ों का सेवन करने से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बूस्ट होगी और ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं हमारे किचन में। बिल्कुल। तो इनका इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं खुद को इन्फेक्शन से दूर रख सकते हैं और इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर घरेलू चीज़ों को ही जोड़ के देखा जाए तो लेमन कहीं ना कहीं बोला जाता है कि विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन लोग लेमन को इस तरीके से भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो वेट लॉस करने में भी काम आता है। लेकिन अब अगर वेट लॉस करने में भी काम आता है, लोगों को कहीं ना कहीं डाउन करता है, तो क्या आजकल लोग कमज़ोर जो हैं, कोविड पेशेंट हैं, तो लोग उनको भी लेमन की सलाह देते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ये इतनी तेज़ी से किसी का वेट नहीं रिड्यूस कर देगा। और जो वेट रिड्यूस करने के लिए लेमन यूज़ करते हैं उसको मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक विद हनी लिया जाता है, उससे वेट थोड़ा लॉस ज़्यादा होता है। ऐसे नेचुरली आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जी। वहीं अगर बात करें स्टीम की, तो वो कितना यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि स्टीम से ही कहीं ना कहीं जो वायरस है हमारे नेक में जो रुका रहता है या फिर ऐसा कुछ, तो क्या लगता है आपको कि स्टीम कितनी ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल है? स्टीम भी बहुत इफेक्टिव मेथड है, बिकॉज उसको स्टीम लेने से हम कहीं ना कहीं जो लंग्स में, थ्रोट में किसी भी तरह का इरिटेशन है या फिर कफ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें बाहर निकल आती हैं और कहीं ना कहीं लंग्स को प्यूरिफाई करता है। तो ये सारी चीज़ें करने से, स्टीम लेने से बहुत राहत मिलती है लंग्स के पेशेंट्स को। दिस इज ऑल्सो इफेक्टिव मेथड।
जी, तो कहीं न कहीं जैसे कि लोग आजकल कई सारे बीमारी के पहले से ही ग्रसित हैं, जैसे कि अगर बात करें बीपी की या फिर डायबिटीज़ की, तो क्या लगता है अगर वो पेशेंट हैं, तो उनको कहीं न कहीं जो कोविड का खतरा है वो ज़्यादा है? ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो क्रॉनिक पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, बीपी का उनको ट्रबल है, तो ऑब्वियसली पहले से ही उनके ऑर्गन्स हैं जो वीक हैं। और अगर उनको कोरोना का संक्रमण लग गया तो उनकी वीकनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी रिकवरी रेट भी स्लो हो जाती है कंपैरेटिवली टू नॉर्मल पर्सन जिसको कोई भी डिजीज़ नहीं है। तो जिन बिल्कुल। लोगों को हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज़ है, उन लोगों को ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है और ध्यान रखने की। जी। वैसे डॉक्टर प्रियंका, एक लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं इस समय कि लोगों को अचानक से फीवर आता है और वो उनकी डेथ हो जाती है, तो आखिर ये किस तरीके के सिम्टम्स हैं, या फिर ये कोरोना से जुड़े हुए हैं या फिर ये कोई अलग वायरल है? क्योंकि लगातार ऐसे बहुत से केसेस सामने आए इन दिनों कि लोग को 2 से 3 दिन में हाई फीवर होता है और अचानक उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या कुछ कहना है आपका इस पे? सतर्क रखें, बी केयरफुल, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही सिम्टम्स आए, सिम्टम्स के अनुसार मेडिसिन लेना तुरंत स्टार्ट कर दें। किसी भी तरह की लापरवाही घातक साबित हो सकती है इस समय में, क्योंकि कोरोना भी अपने आप को बहुत स्ट्रांग करता जा रहा है। हमें भी स्ट्रांग होने की और केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वैसे लोग अब आरटी-पीसीआर के साथ सिटी स्कैन करा रहे हैं, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? कि लोग पहले जो टेस्ट से कहीं ना कहीं जो कोरोना का फर्स्ट स्ट्रेन था उसमें आरटी-पीसीआर को सबसे बेस्ट माना जाता था, क्योंकि उसमें वायरस डिटेक्ट करने की बहुत अच्छी क्वालिटी थी। लेकिन अब जो न्यू स्ट्रेन आया है हमारा 2.0 जो है, वो आरटी-पीसीआर के साथ साथ कहीं ना कहीं तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन जो सिटी स्कैन है, डॉक्टर भी कहीं ना कहीं इसकी सलाह देते हैं, तो आखिर क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो सिटी स्कैन करवाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आरटीपीसीआर जो करवाते हैं उनकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन लग जाती है आने में, और लोग इतनी पैनिक सिचुएशन में, फियरफुल कंडीशंस में हैं कि लोगों को लगता है कि हम इतने दिन वेट कैसे करें। और कई बार आरटीपीसीआर की भी 30-35% की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन फिर भी लोगों को सिम्टम्स रहते हैं। तो लोग डरे हुए कंडीशन में हैं। सिटी स्कैन ईजिली हो जाता है, तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है, इसलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं सिटी स्कैन करवा लेना। बट सिटी स्कैन बहुत इनिशियल स्टेज में करवाना कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए घातक साबित होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं जो कि अच्छा नहीं है हमारी सेहत के लिए। बिल्कुल। वैसे एम्स के जो निदेशक है रणदीप गुलेरिया, उन्होंने भी कहा है कि अगर लोग हद से ज्यादा सिटी स्कैन करवाएंगे तो उनमें कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, तो क्या कहना है आपका इस पे? हाँ, बिकॉज एक एक्सरे भी जो होता है वो भी कहीं ना कहीं उसके भी रेडिएशंस अच्छे नहीं होते हैं बॉडी के लिए। और जब हम सिटी स्कैन में जाते हैं तो एक सिटी स्कैन इज इक्वल टू 300 टू 400 एक्सरेज। तो ये कहीं हमारी बॉडी को जो सिटी स्कैन के रेडिएशंस होते हैं वो बहुत हद तक परेशान करते हैं, बहुत हद तक इफेक्ट डालते हैं बॉडी पे, जिसकी वजह से बहुत प्रोन हो जाती है बॉडी कैंसरस सिचुएशन के लिए भी। तो ध्यान देने की ज़रूरत है, बिना डॉक्टर के सलाह के आप सिटी स्कैन नहीं करवाएं। साथ ही साथ में अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो भी ज़रूरत नहीं है। अगर मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि किस सिचुएशन में ज़रूरत है आपको सिटी स्कैन की। बिल्कुल। लोगों को ये डर रहता है डॉक्टर कि जिस तरह से लगातार वो कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी रिपोर्ट दोबारा टेस्ट करवाते हैं वो नेगेटिव आ जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी जल्दी वो पॉजिटिव नहीं होंगे, जिसके चलते वो बड़ी लापरवाही बरतने लगते हैं। तो क्या क्या ये कहाँ तक सही है? लापरवाही ही बहुत घातक साबित हो रही है, बिकॉज फर्स्ट वीक में मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट वीक में लोग बहुत केयरफुल होते हैं कि अरे मुझे तो बुखार आ गया, मुझे बॉडी टेम्परेचर चेक करने की ज़रूरत है, ऑक्सीजन लेवल चेक करने की ज़रूरत है। बट जैसे ही थोड़ा फीवर डाउन होता है, 2 से 5 दिन होते हैं, लोगों को लगता है कि अब तो मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। नहीं, ध्यान देने की ज़रूरत है सेकेंड वीक में, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस हो रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट जो बढ़ रहा है वो ज़्यादातर सेकेंड वीक में हो रहा है, क्योंकि जो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लामेशन है, वो अपना रूप सेकेंड वीक में दिखाता है। तो इस वजह से हर 2-2 घंटे पे अपना बॉडी टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है। कोई ब्रेथलेसनेस की कंडीशन तो नहीं आ रही है, कोई थ्रोट में, चेस्ट में इरिटेशन हो रहा हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बिल्कुल। जैसे जिस तरीके से न्यू स्ट्रेन है कोरोना का, वो हमारे लंग्स पर बहुत इफेक्ट डाल रहा है, तो क्या लगता है आपको और कौन से हमारे ऐसे ऑर्गन्स है वो जिनको कमजोर कर रहा है?
ये जो न्यू स्ट्रेन है कोरोना का, ये सारे ही ऑर्गन्स पे इफेक्ट डाल रहा है। देखिए, जब लंग्स इन्फ्लेम्ड होगा तो कोलैप्स होगा, तो ऑब्वियसली क्योंकि पूरा सिस्टम हमारी बॉडी में काम करता है, एक दूसरे से अटैच होता है, तो अगर एक सिस्टम पे प्रभाव पड़ेगा तो ऑब्वियसली और भी सिस्टम्स पे और भी ऑर्गन्स पे प्रभाव डालेगा। तो ये जो इसका प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से है, जो सारे ऑर्गन्स पे जा रहा है, इसलिए अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। वैसे डॉक्टर, एक सवाल कि जिस तरह से अचानक से पेशेंट, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो अचानक से डिक्रीज हो जाता है, तो ऐसे समय में, क्योंकि तुरंत कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता है, तो ऐसे में उसको जो फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए वो क्या लेना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि प्रोन पोजीशन में लेटना शुरू कर दें, रेस्ट करें, प्रॉपर रेस्ट दें बॉडी को, माइंड एज वेल एज फिजिकल रेस्ट दें। जो भी मेडिसिन, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, जो मेडिसिन आपको सजेस्ट करते हैं वो लेना शुरू कर दें। कुछ योगा भी करने की कोशिश करें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली हेल्प आउट करेंगी आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रिप होने से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे बीच डॉक्टर प्रियंका मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि आखिर कैसे हम कोरोना को बढ़ने से रोक सकते हैं, और साथ ही अगर हमने अभी कोरोना के प्रति सावधानी नहीं बरती तो कोरोना की तीसरी लहर और ज्यादा घातक साबित हो सकती है। साथ ही प्राइम टीवी भी आपसे यही अपील करता है कि सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें और बेवजह घरों से बाहर ना निकले। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।